Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipadi and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. Let's continue. हम मॉडिफिकेशन में थे और मॉडिफिकेशन का सेपरेट लीज वाला पार्ट हमने समझ लिया था. सेपरेट लीज वाला पार्ट में क्या होता है, एक इंक्रीज होता है, उसके साथ साथ में एट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस होता है. देन इन दैट केस वी विल कंसीडर इट एज अ सेपरेट लीज और उसको हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लीज है उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सेपरेट लीज को सेपरेटली रिकॉग्नाइज करेंगे. देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मॉडिफिकेशन इज कंसीडर्ड एज चेंज टू द एग्जिस्टिंग लीज. तो उस केस में दो चीजें वेरी कॉमन है, एक इज इंक्रीज इन द लीज कंसिडरेशन या फिर इंक्रीज इन द लीज टर्म या फिर डिक्रीज इन द स्कोप ऑफ लीज. या तो इंक्रीज इन द स्कोप होगा या तो डिक्रीज इन द स्कोप होगा, ये दोनों को हमें समझना है. और एक और साथ में आता है इंक्रीज और डिक्रीज दोनों भी साथ में दिए, इसका भी एक क्वेश्चन है, वो सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. चलो मॉडिफिकेशन is adjusted in existing list. इतना तो तुम्हें समझ गया कि मॉडिफिकेशन एग्जिस्टिंग लीज में क्यों एडजस्ट कर रहे हैं. एक, वो सबसे पहले स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस में नहीं है, सॉरी इन केस स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस में नहीं है तो फिर उसको इसमें हम एग्जिस्टिंग लीज में एडजस्ट कर देंगे. अगर समझो सर मेरा इंक्रीज है और क्या है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है तो फिर उस केस में हम सेपरेट मान लेंगे. ओके, तो यहाँ पे मुझे दो चीज पढ़ाना है तुम्हें, एक होगा इंक्रीज इन स्कोप और एक होगा डिक्रीज इन स्कोप. इंक्रीज इन स्कोप के केस में क्या होगा, या तो टर्म इंक्रीज हो सकता है, इसमें इंक्रीज इन टर्म हो सकता है और कंसिडरेशन हो सकता है और स्पेस इन द सेंस सपोज तुमने पहले क्या किया था, तुमने 1000 स्क्वायर फीट्स लेके रखा था और एडिशनल भी 2000 स्क्वायर फीट्स चाहिए, राइट. स्पेस में इंक्रीज हो गया तो फिर उस केस में हम यहाँ पे क्या मानेंगे, उसको मॉडिफिकेशन मानेंगे और उसको मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग करेंगे. अब यहाँ पे सर तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि रीमेजरमेंट और मॉडिफिकेशन में फर्क क्या है. वो कल तो मैं बताया था ना, री मॉडिफिकेशन और सॉरी रीअसेसमेंट और मॉडिफिकेशन के केस में रीअसेसमेंट यानी क्या, मेरा जो एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो भी ऑप्शंस है उसको सब्सिक्वेंटली एक्सरसाइज करना, उसको बोलते हैं रीअसेसमेंट. मॉडिफिकेशन इज ऑल टुगेदर न्यू टर्म्स, मतलब एडिशनल चीजें ऐड किया जा रहा है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल लूं मैं, यहाँ पे सपोज यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट था और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी कोई भी ऑप्शन नहीं था कि तुम एडिशनल 2000 ऐड कर सकते हो, बट फिर भी जाके ऐड कर रहे हैं ना 2000, तो इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन. ठीक है. सिमिलर वे में डिक्रीज इन द स्कोप में भी सेम, डिक्रीज इन टर्म हो सकता है और स्पेस हो सकता है और कंसिडरेशन भी हो सकता है. ठीक है. तो डिक्रीज इन स्कोप में वही स्पेस का टर्म और कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है डिक्रीज, तो उस केस में कैसा अकाउंटिंग करना चाहिए, कैसा कंप्यूटेशन करना चाहिए, वो भी सीख लेंगे. ऑलवेज यहाँ पे जब भी तुम देखोगे ना मॉडिफिकेशन वाला केस है, अब मॉडिफिकेशन को क्वेश्चन में पहचानना होता है. पहचानोगे कैसा, वहां पे क्वेश्चन में दिया होगा क्या कि दिस इज नॉट दी टर्म्स विच आर एग्जिस्टिंग इन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट. तो इस केस में क्या है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, ये ऑल टुगेदर न्यू टर्म्स है, तो फिर उस केस में हमें मानेंगे कि ये क्या है, मॉडिफिकेशन है. और जब भी तुम मॉडिफिकेशन देखोगे तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज खड़कना चाहिए, क्या सर, नोट, ऑलवेज यूज रिवाइज्ड या फिर न्यू डिस्काउंटिंग रेट. ऑलवेज यूज रिवाइज या न्यू डिस्काउंटिंग रेट. क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यू डिस्काउंटिंग रेट हमें दिया होगा क्वेश्चन में, वही यूज करना होगा क्योंकि न्यू टर्म्स है ना. न्यू कॉन्ट्रैक्ट जब ऐड हो रहा है तो हम ओरिजिनल रेट कैसे यूज कर सकते हैं, तो 3-4 साल पहले क्या है, बरोबर. तो आज के दिन का जो भी डिस्काउंटिंग रेट रहेगा वही हम यूज कर सकते हैं. ठीक. ओके सर. तो मॉडिफिकेशन मतलब क्या, मॉडिफिकेशन इज समथिंग विच इज नॉट इन द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड थिंग क्या है, यहाँ पे दो केसेस, मतलब दो केसेस हो सकते हैं, उसके साथ साथ में थर्ड केस भी है जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होगा. फर्स्ट केस क्या है, इंक्रीज इन स्कोप, जहाँ पे मेरा इंक्रीज इन कंसिडरेशन होगा, टर्म होगा, स्पेस होगा, ऐसा कुछ होगा, तो इंक्रीज इन स्कोप रहेगा. तो फिर यहाँ पे दिस इज सिमिलर टू ये वाला जो अकाउंटिंग है ना, इंक्रीज वाला, ये सिमिलर टू ये है रीमेजरमेंट.
या बोलो रीअसेसमेंट। ये सिमिलर टू रीअसेसमेंट, यानी क्या सर, वही तुम स्टेप्स फॉलो करेंगे जहाँ पे हमने रीअसेसमेंट का स्टेप्स फॉलो किया था ना, वैसे कैसा, सबसे पहले 2 स्टेप, इनिशियल रिकग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन तब तक करो जब तक मेरा जो है ना इंक्रीज इन स्कोप नहीं आ रहा है, करें। फिर उसके बाद न्यू टर्म्स के हिसाब से जो मॉडिफाइड टर्म्स है उसके बेसिस में तुम कंप्यूट करो तुम्हारा लीज लाइबिलिटी क्या आ रहा है। तो जो भी लीज लाइबिलिटी कंप्यूटेड एज पर द मॉडिफाइड टर्म्स माइनस माय एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी, मतलब जो कैरिंग अमाउंट था वो मेरा इंक्रीज इन लीज लाइबिलिटी आ गई या डिक्रीज इन लीज लाइबिलिटी आ गया, से अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट करेंगे। सेम हमने लीज रीमेजरमेंट में जैसा किया था वैसे ही करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाओ, हम इसके रिलेटेड एक अच्छा सा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहले उसके पहले स्टेप्स देख ले। क्या देखो, मैंने सिर्फ स्टेप्स दे दिया, यहाँ पे कुछ ऐसा कंसेप्चुअली तुम्हें क्या है, अगर इंक्रीज इन स्कोप है, इंक्रीज इन क्या बोलते हैं टर्म है, कंसिडरेशन, उसमें क्या तुम्हें कंसेप्ट नोट मिलेंगे। सिर्फ ये स्टेप्स फॉलो कर लो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। पहले कैलकुलेट करो लीज लाइबिलिटी ऑन द कमेंसमेंट डेट, राइट। फिर स्टेप 2 क्या है, पीवी ऑफ लीज लाइबिलिटी एज पर द मॉडिफाइड टर्म्स ऑन द मॉडिफिकेशन डेट, ठीक है। कैलकुलेट द बुक वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी बेस्ड ऑन द ओरिजिनल टर्म्स। फिर उसके बाद डिफरेंस amount of lease liability based on the original terms and modified terms will be transferred to ROU and lease liability, simple। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 34 है वो देख लेते हैं, आ जाओ। एकदम अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन मार्क दिस एज LDR। चलो क्या है, रीड करेंगे क्वेश्चन। चलो देखो, लेसी एंटर्स इनटू 10-year लीज ऑफ 5000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ऑफिस स्पेस, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, लेसी ने क्या किया, 10 years का लीज में चला गया, कितना, ऑफिस स्पेस 10 years के लिए। द एनुअल लीज पेमेंट्स आर 1 लाख पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो यहाँ पे एंड ऑफ द ईच ईयर बोल रहे, तो फिर अपना डिस्काउंटिंग फर्स्ट ईयर से ही चालू हो जाएगा। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज कैन नॉट बी रेडिली डिटरमाइंड। लेसिस इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट एट द कमेंसमेंट डेट इज 6%। तो लेसिस का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट कितना है, 6% है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 7। तो चलो अगर यहाँ तक देखोगे, दिस इज अ नॉर्मल लीज कॉन्ट्रैक्ट, और नॉर्मल लीज कॉन्ट्रैक्ट में हम जो करते हैं ना, सिंपल इनिशियल मेजरमेंट एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, वो हम कर सकते हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन दिस जो भी कंडीशंस ये है। अब बोल रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ 7 लेसी and lessor agree to amend the original lease by extending the contractual lease term by 4 years। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, लेसी एंड लेसर ने साथ में आके बैठ के और इन लोगों ने डिसाइड किया कि ओरिजिनल लीज जो भी है वो एक्सटेंड करेंगे बाय 4 ईयर्स, 4 साल का एडिशनल आएगा। तो तुम बताओ यहाँ पे कोई भी एडिशनल स्पेस का, मतलब कोई भी एडिशनल ईयर्स ऐड करने का ऑप्शन था क्या यहाँ पे, बोलो बोलो, नहीं था ना। तुम बोलोगे नहीं है सर, कोई भी एडिशनल स्पेस ऐड कर, एडिशनल स्पेस ने एडिशनल ईयर्स ऐड करने की कोई भी प्रोविजन नहीं था, बट फिर भी दोनों डिसाइड करके ऐड कर रहे हैं ना, तो इसको ही बोलते हैं मॉडिफिकेशन। The annual lease payments are unchanged, 1 lakh payable at the end of each year from the year 7 to 4. Lessee's incremental borrowing rate beginning of year 7 is 7%. How should the said modification accounted for? तो सबसे पहले अपने पास क्या है, पहले तो नॉर्मल लीज कॉन्ट्रैक्ट है, उसके साथ साथ में फिर उसके बाद 7th ईयर से अपने पास क्या है, जो रिवाइज्ड क्या है, ईयर्स, रिवाइज्ड एनुअल टर्म जो है, रिवाइज्ड लीज टर्म वो है, ठीक है। तो कितना है वो रिवाइज, और एडिशनल अपने पास 4 साल और ऐड कर रहे हैं, तो 7th ईयर से और 4 साल ऐड कर रहे हैं, इन द सेंस 7th 8 9 10 11 12 13 14 ईयर्स, 8 साल और एडिशनल हो जाएगा। 8 साल इन द सेंस 4 जो है मेरा, 4 इज द नॉर्मल लीज टर्म एंड 4 इज द एडिशनल लीज टर्म, ठीक है। तो इसी को मॉडिफिकेशन करके हम देख लेंगे कि कैसा लीज लाइबिलिटी को एडजस्ट करना है, ठीक है। आ जाओ सॉल्व करें, यस सर। पहले तो तुम्हारा नॉर्मल स्टेप्स करो। फर्स्ट यू हैव टू डू द नॉर्मल अकाउंटिंग, इनिशियल मेजरमेंट। अब इनिशियल मेजरमेंट में अगर आप देखोगे तो मेरा लीज पेमेंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, लीज वाला जो अमाउंट है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली मैं एनुअली फैक्टर से मैं लीज कंप्यूटेशन कर सकता हूं। रुपीज 1 लाख इज माई लीज पेमेंट्स इनटू
मेरा एन्युअली फैक्टर कितना आएगा बताओ, कितना 1.06 है, 3 4 5 6, मेरा 7.360 वुड बी माई एन्युअलिटी फैक्टर, तो ये हो जाएगा 7360 0 और एक 0, ठीक है। दिस वुड बी माई लीज लाइबिलिटी। ये सिंपल है, टेबल में भी कंप्यूट कर सकते हो, यहाँ पे अगर तुम्हें बताओ ना तो टेबल से भी कंप्यूट कर सकते हो। ये रहा, ये देखो ICAI ने टेबल में कंप्यूट किया है, तो टेबल से भी कंप्यूट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मॉड्यूल का आंसर में और मेरे आंसर में सिर्फ 100 रुपये का फर्क है बस, ठीक है। फिर आ जाएगा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में क्या करेंगे हम, कौन से ईयर तक हम कंप्यूट करेंगे। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखोगे तो ईयर 7 बोला है ना, एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 7, तो फिर ईयर 6 तक हमें कंप्यूट करना है कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी। क्या क्या आएगा, ईयर, फिर आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, फिर मेरा इंटरेस्ट, क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी पेमेंट आएगा ना, लीज पेमेंट्स एंड क्लोजिंग बैलेंस, बरोबर है, ठीक है। तो ईयर 1 2 3 4 5 और 6 ईयर तक चलना है, 7th ईयर का बिगनिंग तक, ओके। तो मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है 736,000 और इंटरेस्ट एट द रेट कितना है 6%। तो बताओ 736,000 इंटू 6% करोगे तो फिर मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा 44160, ठीक है। और लीज पेमेंट्स कितना है 1 लाख रुपया, तो मेरा आ जाएगा 680,160, 680,160, इसके ऊपर 6% लगा दो तो ये आ जाएगा 40810 आ जाएगा। मेरा लीज पेमेंट से 1 लाख, ये आ जाएगा 620970, ठीक है। तो 620970 इसके ऊपर कितना आएगा बताओ, 6% के हिसाब से कंप्यूटेशन करो, 37,5 सॉरी क्या है ये 37,258 और इसमें से 1 लाख माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 558,228, राइट। ओके तो मेरा ओपनिंग में 558,228, इसके ऊपर कितना परसेंट 6% के हिसाब से लगा दो तो 33,494 आ जाएगा और 1 लाख मेरा यहाँ पे लगा दो, क्या 1 लाख वुड बी दी पेमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 491,722, ठीक है। तो 5th ईयर में 491,722, इसके ऊपर कितना 491,722 इंटू 6%, तो ये आ जाएगा 295033, तो 1 लाख जो है ये लेस कर दो पेमेंट्स, ये आ जाएगा 421,225, ठीक है 422,225। तो 6 ईयर के बिगिनिंग में 421,225, इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट तो 25,276, 421,225 प्लस 25,276, ठीक है, माइनस कर दो 1 लाख, माइनस करो 1 लाख तो आ जाएगा 346,501, ठीक है। मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना बच जाएगा 346
501। ठीक है, इज देयर एनी डाउट इन दिस? नहीं है सर, एकदम सिंपल है। यहाँ पे हमने 7th ईयर तक हमने कैरिंग अमाउंट निकाल लिया। चाहो तो आरओयू का भी अमाउंट निकाल लो। तो अगर मैं यहाँ पे आरओयू का बैलेंस निकाल लूँ, एट द एंड ऑफ 6th ईयर कितना आएगा बताओ? तो मेरा यहाँ पे सबसे पहले आरओयू का बैलेंस कितना आएगा? 7,36,000, उतना ही है ना? 7,36,000, यस 7,36,000 माइनस डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन कितने साल का लगाओगे? डेप्रीशिएशन लगाओगे 6 साल का। 10 साल का अपना टर्म है और 6 साल का डेप्रीशिएशन चला गया, तो बचता है 4 ईयर्स का। तो 4 ईयर्स का आपको आरओयू का बैलेंस बचेगा। तो 7,36,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 6, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 4,441,600, 294400। लीजिस में ना कुछ नहीं है। लीजिस में तुम अगर कंसेप्ट अच्छे से समझ लोगे, बाकी का पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट है और कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है। इतना हो गया अपना सिंपल कैलकुलेशन। सबसे पहले इनिशियल मेजरमेंट आ गया, राइट, फिर उसके बाद आ गया सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, बरोबर, फिर आरओयू का बैलेंस भी निकाल लिया। अब चलो, अब देखो मॉडिफाइड मतलब मॉडिफिकेशन का कैसे करना है। फिर आ जाएगा मेरा फर्स्ट वाला था इनिशियल, सेकंड वाला था सब्सिक्वेंट, थर्ड वाला आ जाएगा मॉडिफिकेशन। अगर अब मॉडिफिकेशन में देखोगे तो मॉडिफिकेशन में अपने को क्या करना है? मॉडिफिकेशन में अपने को 2-3 चीजें देखना है। सबसे पहले अपना टर्म इंक्रीज हो रहा है कितना? 4 साल से, राइट, 4 साल से। सेकेंड थिंग, मेरा जो रिवाइज्ड इंक्रीमेंटल रेट है वो 7% है। ठीक है, तो आप कैसे कंप्यूटेशन करेंगे? मेरा सबसे पहले 8 ईयर रिमेनिंग लीज टर्म है, रिमेनिंग लीज टर्म कैसे सर? 8 टर्म, 7th ईयर टू 14th ईयर, बराबर। सेकेंड मेरा एनुअल पेमेंट्स कितना होंगे? एनुअल पेमेंट्स होंगे एट द रेट 1 लाख रुपीज, राइट। मेरा जो है ना लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट कितना होगा बताओ? मेरा लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट 7% का होगा। बस इसी के टर्म्स के बेसिस में हम रिवाइज लाइबिलिटी कंप्यूट करेंगे। कैसे करेंगे सर? आ जाओ देखते हैं। ईयर आ जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, लीज पेमेंट्स पता है क्या मुझे? यस सर। अच्छा, ये टेबल बनाने की जरूरत है क्या? मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली करता हूँ। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा अमाउंट, बस बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें। तुम चाहो तो टेबल बना सकते हो, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। मेरा लीज पेमेंट्स है ₹1 लाख इंटू मेरा यहाँ पे 1.07। मेरा एन्युटी फैक्टर कंप्यूट कर सकता हूँ ना मैं, 7th ईयर से लेके मेरा जो है ना 14th ईयर तक, तो 8 साल का बन रहा है और 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जीटी करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5.971। सिंपल, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल 1.07 ले लिया, राइट, डिवाइडेड बाई किया और 8 बार प्रेस करना है, इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उसके बाद जीटी प्रेस करोगे तो मेरा आ जाएगा तुम्हारा एन्युटी फैक्टर कितना है। तो इजी है, तो 1 लाख इंटू 5.971, 5,971,000, ये मेरा क्या आ रहा है? सॉरी 00 आएगा, 000 नहीं, ये मेरा आ रहा है रिवाइज लीज लाइबिलिटी। रिवाइज लीज लाइबिलिटी इन द सेंस मॉडिफाइड टर्म्स के बेसिस में। अब बताओ मेरा कैरिंग अमाउंट कितना है सर? मेरा कैरिंग अमाउंट इतना है 7th ईयर में, और मेरा मॉडिफाइड टर्म्स के बेसिस में मेरा लीज लाइबिलिटी कितना है? इतना है। तो जो भी डिफरेंस है उसको एडजस्ट कर लो इन द लीज लाइबिलिटी, दैट इज द इंक्रीज इन द टर्म ऑफ द लीज। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे रिवाइज्ड लीज liability based on modified
टर्म्स। तो बताओ कितना कितना है मेरा मॉडिफाइड लीज लाइबिलिटी, ऐसा लिखता हूँ मैं, कितना है 5,97,100, राइट, लेस ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट, बरोबर। तो ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट कितना आया 346,501, 346,501, बरोबर है, यस सर। तो कितना आया 5,97,100 माइनस 346,501, तो ये आ जाएगा अराउंड 250,599 है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, सिंपली अगर मैं बोलूँ तो इंक्रीज इन लीज लाइबिलिटी, तो लीज लाइबिलिटी में इंक्रीज है, तो यहाँ पे लिखो इंक्रीज इन लीज लायबिलिटी। तो यहाँ पे क्या करूँगा, ROU एसेट अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 250,599 टू लीज लाइबिलिटी कितना है 250,2599। तो एट द एंड मतलब अभी मॉडिफिकेशन टर्म की बेसिस में मेरा लीज लाइबिलिटी इन द बिगिनिंग ऑफ 7th ईयर कितना होगा बताओ। मेरा कैरिंग अमाउंट कितना था, मेरा कैरिंग अमाउंट यहाँ पे 346,501, मेरा इंक्रीज कितना है 250,599, तो मेरा अल्टीमेटली मेरा लीज लाइबिलिटी इतना हो जाएगा, राइट। मेरा ROU एसेट अगर देखोगे, मेरा ROU एसेट देखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ। ROU का बैलेंस कितना बचा था 294400, बराबर 294400 इतना ही था 294400। इसमें ऐड कर लो 250,599 का ऐड कर लो, कितना आएगा देखो 294400 प्लस 250,599, तो यह आ जाएगा 544999। दिस वुड बी माई ROU का बैलेंस। सिंपल, इतना ही हमारा क्या है, इंक्रीज इन द स्कोप, मतलब इसमें तो टर्म का इंक्रीज था। सिंपल है, एकदम सिंपल है। एक बार रिवाइज मारवा दूं, यस सर। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें इनिशियल मेजरमेंट करना है। अब इनिशियल मेजरमेंट के केस में अगर तुम मॉड्यूल का आंसर देखोगे ना, तो मॉड्यूल कैसा क्या है, मॉड्यूल ने क्या पूरा का पूरा 10 साल का कंप्यूटेशन किया है। मॉड्यूल का 735,900 आ रहा है। मैंने डायरेक्टली सिंपल किया है, एन्युटी फैक्टर लेके किया है, और जो भी लीज पेमेंट है इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरा यहाँ पे आया 100 रुपये का कुछ डिफरेंस है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते हुए मैंने क्या किया, मैंने जो है ना लीज लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट निकाल लिया ऑन दी 7th ईयर। तो 7th ईयर का कैरिंग अमाउंट है 340,501 और ROU का बैलेंस निकालेगा, ये मेरा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। थर्ड स्टेप मेरा क्या आया, मॉडिफाइड टर्म्स के हिसाब से मुझे लीज लाइबिलिटी कंप्यूट करना है, तो मॉडिफाइड के टर्म्स के बेसिस में मैंने लीज लाइबिलिटी कंप्यूट कर लिया मॉडिफाइड टर्म्स के बेसिस में, बरोबर। ये कंप्यूट करने के बाद मेरा रिवाइज लीज लाइबिलिटी इतना है, मेरा ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट इतना है, तो फिर मेरा इंक्रीज आ गया, तो इंक्रीज को मैंने एडजस्ट कर दिया। एकदम सिंपल, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो तुम्हें रीमेजरमेंट और यहाँ पे मॉडिफिकेशन में कुछ स्टेप्स में कंप्यूटेशन में कुछ फर्क नहीं है, बस तुम्हें ध्यान रखने वाला चीज है वो डिस्काउंट रेट है। तो डिस्काउंट रेट में कैसा, हमारा रीमेजरमेंट में दो चीजें थे क्या, अगर रिन्यूअल ऑप्शन है और उसके बाद परचेज ऑप्शन है तो उसमें रिवाइज रेट यूज करो, अदरवाइज CPI, फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सा था रेसिडुअल लीज वैल्यू जो भी था वो अगर रहेगा तो रिवाइज डिस्काउंट रेट यूज करो, नहीं रिवाइज नहीं सॉरी ओरिजिनल डिस्काउंट रेट यूज करो, वो चीज ध्यान में रखना है, बाकी का पूरा सेम टू सेम है, ठीक है सर, ओके। फिर आगे देखते हैं अब नेक्स्ट वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट वाला कंसेप्ट अगर देखोगे तो मेरा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इज बेस्ड ऑन डिक्रीज। तो आ जाओ डिक्रीज वाला बता दो, इंक्रीज वाला सिंपल है ना, कुछ नहीं, अगर इंक्रीज हो गया तो फिर ROU और लीज लायबिलिटी में एडजस्ट कर लो। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वन, ये अपना आ गया डिक्रीज इन स्कोप। अब डिक्रीज इन स्कोप में ना तुम्हें ध्यान लगाना है, दिमाग लगाना है। क्या है सर, कभी भी कोई भी डिक्रीज होता है, ठीक है, कभी भी कोई भी डिक्रीज होता है। समझो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं जहां पे
यू हैव अ मशीनरी, तुम लोगों ने मशीनरी को क्या कर दिया, बेच दिया समझो, ठीक है। तुम्हारे पास 4 मशीनरी थे, 4 में से 2 को बेच दिया। तो जब 2 को बेच दिया तो फिर यू ऑलवेज कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, बरोबर। प्रॉफिट और लॉस कंप्यूट करते हैं, क्या करेंगे सर, हम बुक्स में कैरिंग अमाउंट दे देंगे, देखेंगे, और उसके बाद सेलिंग वैल्यू देखेंगे। बुक्स का कैरिंग अमाउंट और मेरा सेलिंग वैल्यू जो भी डिफरेंस रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, सेल्स, मतलब गेन या लॉस रहेगा, बरोबर। सिमिलर वे में डिक्रीज इन द स्कोप में भी सेम करेंगे, हम यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस कंप्यूट करेंगे। वो कैसा करेंगे, क्या करेंगे, वो देखते हैं। बट यहाँ पे तुम बस इतना लॉजिक लगाओ, अगर 5000 का स्क्वायर फीट का मेरे पास स्पेस है, उसमें से समझो 2000 का मुझे सरेंडर करना पड़ा। अब सरेंडर इन द सेंस मुझे दे देना पड़ा, मुझे रिक्वायरमेंट है ही नहीं 2000 स्क्वायर फीट का, तो रख के क्या करूँ, तो डिक्रीज कर दिया मैंने स्कोप को। तो यहाँ पे 2000 स्क्वायर फीट्स का मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे देखना है कि उसका जितना भी 2000 प्रोपोर्शनेट बनता है। 5000 का मेरे पास स्पेस था, 2000 चला गया, तो फिर यहाँ पे मैं दोनों का कंप्यूटेशन यानी क्या, लीज लाइबिलिटी कंप्यूट करूंगा, कैरिंग अमाउंट, और आरओयू का कैरिंग अमाउंट करूंगा। स्टेप नंबर 1 सेम रहेगा, इनिशियल रिकग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में भी सेम रहेगा जब तक मेरा डिक्रीज नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जितना भी अपना कैरिंग अमाउंट है वो तो 5000 स्क्वायर फीट का है, मैं तो सरेंडर कितना 2000 का स्क्वायर फीट का सरेंडर कर रहा हूँ, राइट। तो 5000 स्क्वायर फीट में प्रोपोर्शनेटली 2000 का कितना होगा वो देखूंगा, और उसके बेसिस में मुझे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूट करना पड़ेगा। और फिर मॉडिफाइड टर्म्स के बेसिस में जो भी आ रहा है अपना, मॉडिफाइड इन द सेंस मुझे रिवाइज्ड जो डिस्काउंट रेट है उससे कंप्यूटेशन करके मुझे रिवाइज लीज लायबिलिटी रिकग्नाइज करना होगा। ये सब बाउंसर गया होगा, आई होप सो। अच्छी बात है, मैं जब करूंगा आराम से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। एकदम सिंपल सी चीज है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी क्या बोलते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इस पर्टिकुलर चीज में। डिक्रीज इन द स्कोप, अभी डिक्रीज इन द स्कोप स्टेप्स बाद में बता दो, अभी सिंपल सा फंडा है, एक मुझे सब इनिशियल रिकग्निशन करना है और सब्सिक्वेंट रिकग्निशन करना है, ठीक है। कब तक, जब तक डिक्रीज नहीं हो रहा है। समझो फॉर एग्जांपल 10 ईयर का लीज टर्म है, 5 इयर्स तक मेरा क्या है, नॉर्मल चलेगा, 6 ईयर में मेरा डिक्रीज हो रहा है, तो 6 ईयर तक कंप्यूट कर लो ना आराम से, तुम कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है, उसके बाद अपने को प्रॉफिट और लॉस कंप्यूट करना है, ठीक है। तो उसके लिए ना मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के पास जाता हूँ। एग्जांपल बेस्ट है कि क्वेश्चन ही कर लेते हैं, एग्जांपल करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। और ये सारी चीज़ें एलडीआर मार्क कर लो, क्योंकि ये एग्जाम्स में आते हैं। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं लीजेस में से। तो लीजेस में अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ, एक रीअसेसमेंट है, मॉडिफिकेशन है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिर क्या बोलते हैं, सेल एंड लीज बैक वाला एक टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कब कभार ना ऐसा ब्लंडर करना है ना आईसीआई को, तो फिर वो क्या करेगा, वो ने नवंबर 23 में एक क्वेश्चन डाला था अपना लीज और नॉन लीज कंपोनेंट के रिलेटेड। तो वैसे क्वेश्चन डाल सकते हैं, बहुत टफ है, जो सॉल्व नहीं हो पा रहा स्टूडेंट्स है, राइट। तो फिर नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन डालता है, तो देखते आ जाओ। इलेस्ट्रेशन नंबर 35, दिस विल ऑल्सो बी एलडीआर फॉर यू। तो फिर आराम से देख लो क्या है। इफ यू वांट यू कैन पॉज मी एंड रीड द क्वेश्चन। चलो, लेसी एंटर्स इनटू 10 years लीज फॉर 5000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ऑफिस स्पेस। तो फिर लेसी ने 10 साल का क्या क्या लीज में गया, और 5000 का उसका स्क्वायर मीटर्स का ऑफिस स्पेस है। द एनुअल लीज पेमेंट्स आर 50,000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो फिर अपना नॉर्मल है, डिस्काउंटिंग रेट अपना फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा, ध्यान में रखना ये एंड है, एंड में पे करना है, तो फिर डिस्काउंटिंग मेरा जो है ना वो फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट होगा। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज कैन नॉट बी रेडिली डिटरमाइंड। तो फिर इंटरेस्ट रेट जो इम्प्लिसिट है वो रेडिली डिटरमाइंड नहीं है, तो फिर अपना ऑन दी कमेंसमेंट डेट अपने पास इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है 6% का। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6, तो 6th ईयर के स्टार्टिंग से द लेसी एंड लेसर एग्री टू अमेंड द ओरिजिनल लीज टू रिड्यूस द स्पेस ओनली टू 2500 स्क्वायर मीटर्स ऑफ द ओरिजिनल स्पेस स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 6th ईयर, ठीक है। द एनुअल लीज पेमेंट्स टू बी मेड एट द एंड ऑफ द ईयर 6 to 10 इज 30,000। अच्छा, दो चीजें हो रहा है अपने पास, एक अपने पास क्या हो रहा है, टू स्पेस रिड्यूस हो रहा है, सेकंड मेरा लीज पेमेंट्स भी रिड्यूस हो रहा है। द लीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 इज 6%। अच्छा, तो अगर तुम्हें एक ये बताता हूं मैं, एक स्केल के ऊपर बताता हूं, ये ईयर 1 है समझो, ये मेरा ईयर 1 है, ठीक है। ये है मेरा ईयर 5 और ये है मेरा ईयर 10th, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखोगे तो ईयर 6 तक, अब ईयर 6 इन द सेंस
बिगनिंग ऑफ द ईयर 6 बताया ना, किधर है, ये देखो बिगनिंग ऑफ ईयर 6 बताया, तो फिर अल्टीमेटली इट इज 5th ईयर का ईयर एंड। तुम अगर यहाँ तक देखोगे ना, मेरा बहुत ही अच्छे से चल रहा था यहाँ तक, अगर इफ यू विल सी मेरा हर चीज़ बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है। मेरा यहाँ पे अगर देखोगे तो स्पेस मेरा कितना था, स्पेस वॉज 5000 स्क्वायर फीट्स, स्क्वायर मीटर्स है, सॉरी स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। मेरा लीज रेंटल कितना है, लीज रेंटल है मेरा ₹50,000 का। मेरा लीज टर्म था कितना, 10 ईयर्स का, बरोबर। यहाँ पे लीज टर्म था 10 ईयर्स का। तो तुम्हारे पास अगर तुम क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो व्हाट यू विल डू, यहाँ पे 5th ईयर तक आराम से कंप्यूट कर लोगे, इनिशियल रिकग्निशन सब्सिक्वेंट। इनिशियल रिकग्निशन तो पूरा 10 साल का होगा, सेकंड मेरा स्टेप क्या रहेगा, सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट तो यहाँ पे 5th ईयर तक आराम से कंप्यूट कर सकते हो। फिर यहाँ पे चेंज आ रहा है मेरा, यहाँ पे कौन सा कलर लूँ, ये ले लेता हूँ ऑरेंज। यहाँ पे मेरा चेंज आ रहा है, एक चेंज क्या है, यहाँ पे मेरा चेंज हो रहा है, मेरा जो स्क्वायर मीटर्स है वो कम हो रहा है। एक हो रहा है रिडक्शन इन स्क्वायर मीटर्स, 2000 स्क्वायर मीटर्स, 2500 सॉरी, तो 2500 का हो रहा है। मेरा यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है इन लीज पेमेंट्स। अब लीज पेमेंट्स कितना है, ₹30,000, राइट। लीज टर्म में रिड्यूशन है नहीं, मेरा जो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है, बोरिंग रेट वो कितना है, वो हो रहा है 5% में, राइट। उस पहले कितना था 6%, अब हो रहा है 5%, अब हो रहा है 5%। यहाँ पे इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट कितना था, यहाँ पे 6% था। तो इतना पूरा चेंज है, तो ये चेंज को अपने को टैकल करना है, कैसे करना है वो देखते आ जाओ। तो पहले तो स्टेप्स क्या है, फर्स्ट इनिशियल रिकग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन कर लो, सिंपल। आज सॉल्व करे क्या, यही है ना सोल्यूशन, यही है सोल्यूशन। देख लो पहला क्या होगा, इनिशियल रिकग्निशन, सिंपल सी चीज है। क्या मेरा लीज पेमेंट्स एक्सट्रा मतलब चेंज हो रहे हैं क्या, नहीं, 50,000 है, और मेरा इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट 6%, तो डायरेक्ट मैं एनुअली फैक्टर से कंप्यूट कर सकता हूँ ना। तो ₹50,000 इनटू कितना आएगा बताओ, 1.06, 1.06 डिवाइडेड बाय 10 साल का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.60। तो मेरा लीज लाइबिलिटी कितना आएगा, 50,000 इंटू 7.60, सॉरी 7.3, ये आ जाएगा 368,000। ये मेरा लीज लाइबिलिटी आ गया इनिशियल मेजरमेंट का। अगर जर्नल करना तो जर्नल भी कर लो। जर्नल क्या रहेगा बताओ, आर यू असेट अकाउंट डेबिट कितना, 3,68,000, राइट। और यहाँ पे लीज लाइबिलिटी आ जाएगा 3,68,000, एकदम सिंपल है। यस मेरा सेकंड, अब यहाँ पे तुम्हें 6th ईयर तक तुम्हें क्या करना है, कैरिंग अमाउंट कंप्यूट करना है, तो आराम से 6th ईयर तक कैरिंग अमाउंट कंप्यूट कर लो, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। तो क्या आएगा, पहले तो ईयर ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे पेमेंट कब है, यहाँ पे पेमेंट है मेरा एंड, तो फिर मैं यहाँ पे पहले इंटरेस्ट आएगा। अगर बिगनिंग होता तो पेमेंट पहले आता, पेमेंट्स एंड क्लोजिंग बैलेंस, राइट, सिंपल है। यस सर। तो यहाँ पे देखो कितने साल तक करना है मुझे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स ईयर के बिगनिंग तक। ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना रहेगा, 3,68,000, राइट। एंड मेरा इंटरेस्ट रहेगा 6% के हिसाब से, तो 3,68,000 इंटू 6% करते चलो, तो ये आ जाएगा 22080, और मेरा पेमेंट 50,000 का होगा, तो ये आ जाएगा 340,080, ठीक है।
अगर तुम मॉड्यूल का आंसर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस आ सकता है तुम्हें, क्योंकि डायरेक्टली मैं एनयूडी फैक्टर से किया। और क्या सर ये मार्क्स कटेंगे? मार्क्स तो नहीं कटेंगे इसमें, आई डोंट थिंक सो कि ये मार्क्स कटेंगे, इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। यू कैन डायरेक्टली डू दिस, क्योंकि जो सजेस्टेड आंसर आता है एग्जाम का उसमें स्पेसिफिकली आईसीए ने दिया है। एक तो तुम टेबल से कर सकते हो, फॉर टेबल से करोगे यार 10 मिनट लगेगा, इससे करोगे तो 1 मिनट लगेगा, 9 मिनट का अपने पास सेविंग है ना। तो यहाँ पे आईसीए और अल्टरनेटिव भी आंसर देता है ऐसा, तो यू कैन डू दिस। मॉड्यूल में नहीं दिया है बट सजेस्टेड आंसर देखोगे तो ऐसे दिया है, तो तुम्हें बताता हूँ, डोंट वरी। तो उसमें 100 रुपए का डिफरेंस आ सकता है मेजरली, 100 रुपए 200 रुपए का, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 340080, इसके ऊपर 6% लगा दो, यहाँ पे आ जाएगा 20405, तो इसमें से 50,000 लेस कर दो, तो ये आ जाएगा 310485, तो ये आ जाएगा 310485। इसके ऊपर कितना 6%, ये आ जाएगा 18629, राइट। इसमें से 50,000 लेस कर दो, तो ये आ जाएगा 279138, सॉरी 3 आएगा सिर्फ, 3 नहीं 4 कर लो इसको, ठीक है, 279114। तो इसके ऊपर कितना 6% लगा लो, 6% लगाओगे ना तो 16747 आ जाएगा। इसमें से अगर तुम 50,000 को लेस कर लोगे तो कितना आएगा देख लो, इसमें से 6% लेस कर दोगे तो 245860 आ जाएगा, ठीक है, यस सर। तो 245860, इसके ऊपर 6% लगा दो तो 147516, इसमें से 50,000 लेस कर दोगे, यस और नो। तो यहाँ पे लेस करने के बाद तुम्हारे पास आ जाएगा बैलेंस 210611, या 12 कर दो, 612, 210612, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा बैलेंस 210612, एकदम सिंपल है, यस सर एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हो गया, फिर उसके बाद अपन लास्ट में आ जाएंगे मॉडिफिकेशन टर्म्स के बेसिस में। जब मॉडिफिकेशन टर्म्स के बेसिस में आ जाएंगे तो फिर वो देखते हैं कैसे करना है। अब देख लो तुम आरओयू का भी कंप्यूट करना है, तो जस्ट अ मिनट, ओके ठीक है। तो आरओयू का देख लो एक भी, आरओयू का बैलेंस किसका आएगा, ओपनिंग बैलेंस इसका पता है मुझे, यस कितना है 3,68 सॉरी, तो ये आ जाएगा 3,68, लेस कर दो कितना, 5 साल का डेप्रीशिएशन लेस करना है ना मुझे, डेप्रीशिएशन कितना 5 साल का, 368 1,84,000, तो यहाँ पे 1,84,000 आ जाएगा मेरा क्या बैलेंसेस, आरओयू का बैलेंस, ठीक है एकदम सिंपल है सर। अब आ जाएंगे थर्ड वाले पार्ट में, मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन में हो क्या रहा है पहले तो वो देखना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन में सबसे पहला चीज हो रहा है रिडक्शन इन स्पेस, बाय 2500 स्क्वायर मीटर्स। अगर तुम देखोगे मेरा ओरिजिनल स्पेस कितना था 5000, राइट, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, ओरिजिनल स्पेस कितना था 5000। अगर मैं 5000 में से 2500 को हटा दूं तो मैं कितना परसेंट स्पेस को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, यानी क्या सरेंडर कर रहा हूं, 50% स्पेस को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, बोलो यस और नो। यस सर। अगर तुम देखोगे यहाँ पे मैं कितना स्पेस को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे सर मैं 2500 स्पेस को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, कितना 50%, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, जो मेरा लीज लाइबिलिटी है इसको 50% से कम करना होगा, एंड मेरा आरओयू के है इसको भी मुझे 50% से कम करना होगा, समझा नहीं समझा सर। मेरा जो ये लीज लाइबिलिटी है ये कितना स्क्वायर मीटर्स का है, 5000 स्क्वायर मीटर्स का है, राइट। इसको मुझे रिड्यूस करना है अप टू 2000 स्क्वायर मीटर्स,
2500। अब 2500 को करने के लिए मैं सिंपली इसको क्या करूंगा, 50% से रिड्यूस कर दूंगा दोनों चीजों को। जब 50% से दोनों चीजों को रिड्यूस कर दूंगा तो फिर मेरा क्या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मेरा रिडक्शन आ जाएगा। जब रिडक्शन आ जाएगा तो फिर उसको मैं प्रॉफिट और लॉस रिकॉग्नाइज करूंगा। तो यहाँ पे देखो आ जाओ, क्या हो रहा है, reduce lease liability and ROU at beginning of year 6 by 50%। क्यों 50%? since lessee is surrendering 2500 square meters, that is 50% of his space। ठीक है, तो मेरा लीज लाइबिलिटी 50% से लेस हो जाएगा तो कितना आएगा बताओ, 210612 210612 इंटू 50% कर लो, कितना आएगा 210612 इंटू 50%। तो मेरा यहाँ पे 105306 का मेरा रिडक्शन हो रहा है। और नेक्स्ट थिंग मेरा आरओयू का कितना होगा, आरओयू का 1,84,000 था ना, 1,84,000। तो इसका 50% कितना आएगा, 1,84,000 इंटू 50%, ये आ जाएगा 92,000। यानी क्या हो रहा है सर, मेरा जो लीज लाइबिलिटी है वो लीज लाइबिलिटी मुझे 1,05,000 से लेस करना है, मतलब रिड्यूस करना है। मेरा जो आरओयू है, आरओयू को मुझे 92,000 से मुझे रिड्यूस करना है। तो बताओ यहाँ पे जो डिफरेंस वाला पार्ट है वो क्या बनेगा, मेरा गेन और लॉस बनेगा। समझा मैंने क्या बोला, जो मेरा यहाँ पे डिफरेंस रहेगा ना, ये इन दोनों का बीच का डिफरेंस, ये डिफरेंस रहेगा जो भी आएगा, देखो 105306, ये मेरा 13,306 का मेरा यहाँ पे क्या बनेगा, मेरा गेन बनेगा। क्यों गेन बनेगा सर, मेरा लाइबिलिटी जो है वो ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, मेरा जो असेट है वो कम डिक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो क्या बोला मैंने, मेरा जो लाइबिलिटी है वो ज्यादा डिक्रीज हो रहा है और मेरा यहाँ पे जो आरओयू एसेट है वो कम डिक्रीज हो रहा है। तो मेरा लाइबिलिटी का ज्यादा हो रहा है और मेरा जो एसेट है वो कम हो रहा है, तो फिर अल्टीमेटली दिस इज द गेन, राइट। तो वो गेन को रिकॉग्नाइज कर लो, ये गेन को रिकॉग्नाइज कर लो। मॉड्यूल के बेसिस में कितना आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ, 13,328 आ रहा है मॉड्यूल के बेसिस में ना, मेरा और इसमें कितना फर्क है, 21 रुपीज का फर्क है। तो फिर इसमें जो कुछ ज्यादा ये मत करना, क्यों, क्योंकि इनिशियल कैलकुलेशन में थोड़ा सा अगर फर्क आया ना, बाकी के इसमें भी कैलकुलेशन में फर्क आएगा। तो इनिशियल कैलकुलेशन में डायरेक्टली मैंने एन्युटी फैक्टर से किया है तो फिर उसके लिए डिफरेंस आ रहा है। तो ध्यान रखो, दोनों मेथड से भी करोगे तो फिर तुम्हें मार्क्स मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अल्टरनेट सोल्यूशन देता है एग्जाम में। तो देख लो, आ जाओ, मेरा जर्नल कैसा होगा सर, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है तो लीज लाइबिलिटी रिड्यूस हो रहा है कितना, 105306 टू आरओयू कितना हो रहा है 92,000 से, और डिफरेंस मेरा क्या रहेगा, गेन रहेगा, टू गेन कितना है बताओ, 105306 माइनस 92,000, ये 13,306 का मेरा यहाँ पे गेन आ गया। एकदम सिंपल है। फिर से बता दो यहाँ तक, फिर से बताओ क्या, देखो क्या हो क्या रहा है, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम। जब मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, मैंने क्या किया, सिंपली मेरा जो ओरिजिनल लीज लाइबिलिटी था वो 5,000 स्क्वायर फीट्स का था, स्क्वायर मीटर्स का था, और अभी रिड्यूस कितना कर रहे हैं, 2,500 को कर रहे हैं। तो मैंने उसका प्रोपोर्शनेट निकाल लिया कि कितना है, दैट इज राउंड अबाउट टू 50%, राइट। जब 50% है तो मेरा जो लीज लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट है, आरओयू का कैरिंग अमाउंट है, 50% से लेस करना होगा। सिंपल, वही करते हैं हम, राइट। जब मशीनरी अगर सेल करना है मुझे, तो मशीनरी का कैरिंग अमाउंट ले लेते हैं। अगर मशीनरी जो है 50% सेल हो रहा है तो फिर कैरिंग अमाउंट का 50% लेस करेंगे ना। तो सिमिलर वे में मैंने भी वही किया, 50% मैंने दोनों का लेस कर दिया। जब किया तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, इतना आया। तो मेरा लीज लाइबिलिटी ज्यादा कम हो रहा है, आरओयू और जो है ना असेट कम हो रहा है। तो फिर यहाँ पे अल्टीमेटली मेरा गेन आ गया, तो जो गेन है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। ओके सर, अब मॉडिफाइड टर्म्स के बेसिस में मेरा मॉडिफाइड, एक मिनट कैमरा में नहीं आ रहा, हाँ, मॉडिफाइड लीज
लाइबिलिटी क्या होना चाहिए बताओ, मॉडिफाइड लीज लाइबिलिटी क्या होना क्या चाहिए, मैं बताओ क्या होना चाहिए। सेम ईयर आएगा, लीज पेमेंट्स आ जाएंगे, फिर पीवीएफ दैट इज डिस्काउंटिंग फैक्टर और डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अच्छा यहाँ पे भी ना वैसे ही करते हैं ना, समझ गया क्या, यहाँ पे भी टेबल क्यों बनाना, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मेरा सिंपली लीज पेमेंट्स कितना है बताओ, लीज पेमेंट से ₹30,000, लीज टर्म कितना है, लीज टर्म है 5 ईयर्स के लिए, क्योंकि लीज टर्म तो चेंज नहीं हो रहा है। और उसके बाद मेरा इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट कितना है, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है 5%। तो बताओ इसके बेसिस में मैं कर सकता हूँ क्या कंप्यूटेशन, यस सर। तो कितना 50,000 तो पहले था ना यार, इनटू अब मेरा 1.05 ना 5 साल के लिए, 1 2 3 4 5, तो यह आ जाएगा 4.329, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30,000 इंटू 4.329, तो कितना आ रहा है मेरा लीज लाइबिलिटी 129,870। अच्छा एक मिनट रुको, 30,000 इंटू 4.330, तो यहाँ पे 330 कर लो क्योंकि राउंडिंग का फर्क है। तो कितना आ रहा है 30,000 इंटू 4.330, तो ये आ जाएगा मेरा रिवाइज लीज लाइबिलिटी कितना आएगा, इतना आएगा मेरा रिवाइज लीज लाइबिलिटी। तो रिवाइज लीज लाइबिलिटी के बेसिस में अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रीमेजर। अब बताओ ये मेरा रिवाइज लीज लाइबिलिटी है, रिवाइज्ड लीज लाइबिलिटी, ओके ठीक है, ठीक है ओके। अभी मेरा जो है ना ओरिजिनल लीज लाइबिलिटी कितना बचा है, ओरिजिनल लीज लाइबिलिटी, ओरिजिनल टर्म्स के बेसिस में लीज लाइबिलिटी इस कितना है 105 रुपीज 105,306, राइट। कैसा सर नहीं समझा, आ जाओ समझाता हूँ। क्या किया मैंने, जो मेरा यहाँ पे कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट से 50% निकल गया, बरोबर 50% हमने डिक्रीज कर दिया, तो बचा हुआ जो भी है मेरा कैरिंग अमाउंट बच गया, तो वही मैंने यहाँ पे कैरी डाउन किया, राइट। मेरा रिवाइज टर्म्स के बेसिस में कितना है, मेरा रिवाइज्ड लीज लाइबिलिटी ये कितना है ₹129,900। यहाँ पे इंक्रीज है या डिक्रीज है, इंक्रीज है ना, -105,306। तो मेरा यहाँ पे अगर देखोगे तो मेरा इंक्रीज इन लीज लाइबिलिटी अगर देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24,594, ठीक है जी। तो ये इंक्रीज को एडजस्ट कर लो, मतलब इंक्रीज को रिकग्नाइज कर लो, क्या रहेगा मेरा लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट कितना 24,594 टू मेरा ओ शिट, यहाँ पे आरओयू पहले आएगा क्योंकि इंक्रीज है ना, इंक्रीज आरओयू असेट इंक्रीज को रिकग्नाइज करो और लीज लाइबिलिटी को बढ़ा दो 24594, सिंपल है एकदम, जर्नल एकदम सिंपल है। क्या क्या मैंने फिर से आराम से बताता हूँ, यहाँ तक होप सो यू अंडरस्टूड। क्या कहाँ तक मेरा जो डिक्रीज इन लीज लाइबिलिटी है और गेन जहाँ पे मैंने रिकग्नाइज किया वो तो क्लियर है तुम्हारे पास। अब मॉडिफाइड लीज लाइबिलिटी मुझे कंप्यूट करना है, यानी क्या 30,000 मेरा क्या है, 30,000 मेरा रिवाइज लीज पेमेंट्स है, 5% का इंक्रीमेंटल बोरिंग है और 5% के सॉरी 5 ईयर्स का मेरा रिमेनिंग लीज लाइबिलिटी टर्म है, ओके सर। तो मैंने रिवाइज लीज लाइबिलिटी कंप्यूट कर लिया विच इज 12,990 बरोबर। तो फिर ये मेरा रिवाइज लीज लाइबिलिटी है ओरिजिनल टर्म्स के बेसिस में। अगर ओरिजिनल टर्म के बेसिस में करूं तो यहाँ पे अगर देखोगे 105,306 210 ओरिजिनल 210612 था, उसका 50% मेरे पास बचा हुआ है अभी,
राइट, उसका 50% बचा हुआ है, तो वो 50% मैंने रिकग्नाइज कर लिया। 105,306 ये मेरा रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट है। तो ये दोनों को अगर कंपेयर करूं तो देयर इज एन इंक्रीज इन द लीज लायबिलिटी, वो इंक्रीज को मैंने एडजस्ट किया, बस सिंपल। तो अभी अगर देखोगे मेरा यहाँ पे बिगनिंग ऑफ ईयर 6 तो कितना रहेगा, देखा मेरा लीज लायबिलिटी, मेरा लीज लायबिलिटी तो पता है तुम्हें 129,900 रहेगा। आरओयू का बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, आरओयू का कितना 92,000 था ना, 92,000 बचा हुआ है, प्लस अभी एडिशनल इंक्रीज है 24594, 92,000 प्लस 24594, तो ये मेरा है, तो ये मेरा रिवाइज बैलेंस बचेगा। आरओयू क्या करेंगे, आरओयू को बेस्ड ऑन द रिवाइज टर्म जो है 5 इयर्स का बचा हुआ है, 5 इयर्स तक डेप्रिसिएशन लगा दो, और 129900 को क्या करेंगे, अमोर्टाइज कर देंगे बेस्ड ऑन 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और पेमेंट उसका 30,000 रहेगा, अमोर्टाइजेशन टेबल भी बन जाएगा। सिंपल है, बनाना नहीं होता है, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, एकदम सिंपल। यस सर, देख लो फिर से बताता हूँ मैं क्या कर रहा है। लीज डिक्रीज इन द स्कोप ऑफ लीज, अभी डिक्रीज कैसा होगा, नॉर्मली डिक्रीज जब होगा मुझे क्या करना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा लीज लायबिलिटी, सॉरी डिक्रीज जब होगा जब मुझे रिवाइज लीज लायबिलिटी को कंप्यूट करना ही होगा, बट प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूट करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कंप्यूट करेंगे, जब स्कोप डिक्रीज होगा तो उसके बेसिस में देखो, यहाँ पे हो सकता है टर्म भी रिड्यूस होगा, उसके लिए अलग तरीका है, वो देख लेते हैं अपन। बट यहाँ पे स्कोप जब रिड्यूस होगा, स्कोप इन द सेंस स्पेस मेजरली, तो स्पेस मेजरली अगर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेटली हम कैरिंग अमाउंट को डी रिकग्नाइज करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को रिकग्नाइज कर लेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम रिवाइज लीज लायबिलिटी को कंप्यूट करेंगे बेस्ड ऑन द मॉडिफाइड टर्म्स। रिवाइज लीज लायबिलिटी माइनस माय ओरिजिनल लीज लायबिलिटी विच इज आफ्टर डिक्रीजिंग दी, जो भी डिक्रीज इन स्पेस है उसको रिकग्नाइज करने के बाद जो भी लीज लायबिलिटी बचेगा, जो भी इंक्रीज है डिक्रीज है उसको रिकग्नाइज कर लो, सिंपल। इसका एक और क्वेश्चन है, आ जाओ, इसका एक और क्वेश्चन है वो देख लेंगे। 24,627 आ रहा है मॉड्यूल में। अब क्या करते हैं ना, मॉड्यूल के बेसिस में ही करते हैं अपन, क्यों खाली फिगर तुम्हें कंफ्यूजन दूं मैं। यहाँ पे मेरा कितना है 24,594, कितना फर्क है, 24,627 माइनस मेरा कितना है 24,594, तो 33 रुपीज़ का डिफरेंस है, ज़्यादा मेजर डिफरेंस कुछ है नहीं, वो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, ठीक है। चलो इसका एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कर लेते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया था शायद से वो, समझ में आ रहा है ना, देखो आराम से समझोगे ना तो आ जाएगा समझ में, अदरवाइज इट इज़ डिफिकल्ट। और ये एग्जाम्स में आएंगे, हाँ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये रहा एमटीपी में आया था, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सेम टू सेम 10 मार्क का क्वेश्चन आया था, एकदम आराम से, तुम्हें क्या समझ गया तो फिर फ्री का 10 मार्क है, राइट। तो आ जाओ देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बिल्डिंग्स लिमिटेड entered into 10-year lease for 6,000 square meters of office space, ठीक है। The annual lease payments are 60,000 payable at the end of each year. The interest rate implicit in the lease cannot be readily determined, sorry, buildings limited incremental borrowing rate उसका 8% है। At the beginning of 6th year, the buildings limited and lessor agreed to amend the original lease to reduce the space only 3,000 square meters of the original space starting from the end of first quarter of 6। तो फिर यहाँ पे 10 साल का है, सेम अपना जो क्वेश्चन अभी किया ना वैसा ही है। तो 6th ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में वो सोचे कि 6,000 स्क्वायर मीटर है उसको 3,000 स्क्वायर मीटर्स तक रिड्यूस कर देंगे, तो 50% यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। The annual fixed price payments from year 6 to 10 are 35,000, तो annual lease payment 35,000 को रिड्यूस किया, पहले कितना था 60,000 था। Buildings limited incremental borrowing rate at the beginning of year 6 is 6% per annum। अगर तुम्हें देखो ये सॉल्व करेंगे मैं, बट यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना तो ICA ने डायरेक्टली किया है, ये देखो एन्युटी फैक्टर लगा के, देख रहे हो, एन्युटी फैक्टर लगा के किया सोल्यूशन में, तो सिमिलर वे में हम भी कर सकते हैं, सिंपल है। तो आ जाओ, करें सोल्यूशन, यस सर।
पहले चीज हमें क्या है, इनिशियल मेजरमेंट करना पड़ेगा, या फिर इनिशियल रिकग्निशन मेजरमेंट बोलता हूँ बार बार मैं, इनिशियल रिकग्निशन। बताओ कैसे करेंगे। हमारा 60,000 का मेरा ये लीज रेंटल है, इनटू मेरा यहाँ पे 8% है ना, तो 8% के बेसिस में 1.08, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 6.710। तो ये कितना आ जाएगा लीज पेमेंट, मेरा लीज लाइबिलिटी। मेरा यहाँ पे लीज लाइबिलिटी कितना आएगा बताओ, 60,000 इंटू 6.710, तो ये आ जाएगा मेरा लीज लाइबिलिटी 402600। ठीक है, ये मेरा लीज लाइबिलिटी आएगा इनिशियल रिकग्निशन। देन फिर सब्सिक्वेंट रिकग्निशन कर लूँ मैं, सब्सिक्वेंट। अब सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में क्या होगा सर, हम 6th ईयर तक हमें क्या करना है, कैरिंग अमाउंट निकालना है आरयू का और यहाँ पे लीज लाइबिलिटी का। तो पहले हम किसका निकलेंगे, लीज लाइबिलिटी। तो क्या आएगा यहाँ पे, ईयर ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पे होप सो यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे पेमेंट जो है वो एट द ईयर एंड है। तो यहाँ पे सिंपली वैसे ही करेंगे, तो मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर क्या आएगा सर, उसके बाद पेमेंट आएगा ना, उसके बाद पेमेंट्स आ जाएंगे, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो ईयर कितना तक करना है मुझे, ईयर 6 तक करना है। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 402600, और इंटरेस्ट एट द रेट 8%। ठीक है, तो आ जाओ 8% लगा दो, तो ये आ जाएगा 32206, वही है ना, 8 है, 32008, राइट। फिर उसके बाद पेमेंट कितना है इसका, पेमेंट है 60,000, तो यहाँ पे 60,000 लेस कर दो, तो ये आ जाएगा 374808। यस, जस्ट अ मिनट, चलो लेट्स कंटिन्यू। सेम यहाँ पे आ जाएगा मेरा ओपनिंग बैलेंस 374808, और इसके ऊपर 8% इंटरेस्ट लगा दो, यहाँ पे आ जाएगा 29,985, और यहाँ पे 60,000 का पेमेंट हो जाएगा। तो 60,000 का पेमेंट हो जाएगा तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा, 344793। ओके, तो मेरा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 344793 बराबर, और 8% के इंटरेस्ट के बेसिस में 27583 आ जाएगा, और 60,000 का पेमेंट, राइट। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 312376, बरोबर है, बरोबर। फिर उसके बाद 312376 आ जाएगा मेरा ये, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 24990, और 60,000 का पेमेंट। मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाना चाहिए 277366, 277366, और उसके बाद 22189, और 60,000 इसका पेमेंट हो जाएगा। तो ये मेरा आ जाएगा 329,239,555, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस ऑफ लीज लाइबिलिटी। मेरा आरओयू का कितना आएगा बताओ, आरओयू का सिंपल ओपनिंग बैलेंस ले लो, कितना है ओपनिंग बैलेंस मेरा यहाँ पे 402,600 मेरा ओपनिंग बैलेंस है। ओके, और यहाँ पे 402,600 ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दो, क्या माइनस करोगे, माइनस करोगे अपना डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन माइनस जब करोगे तो कितने साल के लिए करोगे, 5 ईयर्स के लिए डेप्रीशिएशन माइनस करोगे, 10 ईयर्स इंटू 5 ईयर्स। ठीक है, तो जब करोगे तो देखते हैं कितना आता है, 402,600 डिवाइडेड बाई 10/5, तो ये आ जाएगा 20101300, ये लेस कर दो 402,600, तो ये आ जाएगा 201300। ये मेरा आरओयू का बैलेंस बच गया, एकदम सिंपल। अभी अपने को क्या करना है, अभी रिडक्शन करना है, मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन क्या हो रहा है देख लेते हैं, मॉडिफिकेशन।
रिडक्शन ऑफ स्पेस कितना हो रहा है, फ्रॉम 6000 स्क्वायर मीटर्स टू 3000 स्क्वायर मीटर्स हो रहा है, बराबर। रिडक्शन उतना ही हो रहा है ना, 6000 से लेके 3000 तक हो रहा है। तो मेरा अगर मैं परसेंटेज टर्म वाइज बोलूँ तो 3000 डिवाइडेड बाई 6000 इंटू 100% करूँ मैं, तो यहाँ पे 50% का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, यानी सरेंडर। तो सिमिलर वे में मेरे लीज लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट को और का कैरिंग अमाउंट को दोनों को 50-50% से लेस कर दूंगा। समझ रहे हो क्या? सेम स्टेप्स तुम फॉलो करोगे तो आराम से तुम्हारा सब कुछ क्वेश्चन जो डिक्रीज इन स्कोप है वो लेस हो जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा लीज लाइबिलिटी कितना है यहाँ पे, लीज लाइबिलिटी है 239,555 239,555 और मेरा आरओयू कितना है बताओ, आरओयू है 201300। इसका 50% मुझे लेस करना है, इसका 50% मुझे लेस करना है, बराबर। इसका 50% करोगे तो कितना आएगा, 100,650 और 239,555 इन 250%, तो ये आ जाएगा 119,777, ठीक है। दिस वुड बी 0.5 भी आ रहा है तो 0.5 भी ले लेते हैं। दिस वुड बी क्या, रिडक्शन इन लीज लाइबिलिटी। तो बताओ मेरा लीज लाइबिलिटी यहाँ पे कितना हो रहा है, 119,777 और मेरा आरओयू हो रहा है इतना। तो अल्टीमेटली देखोगे तो लीज लाइबिलिटी इज रिड्यूसिंग मोर, राइट। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है, गेन है। तो कैसे रिकग्नाइज करेंगे, आ जाओ देख लेते हैं। जर्नल लीज लाइबिलिटी अकाउंट टू आरओयू अकाउंट। लीज लाइबिलिटी 119,777.50 हो रहा है और आरओयू 100,650 हो रहा है टू गेन, या मैं पीएनएल बोल दूँ, कितना आ रहा है 10650। तो मेरा यहाँ पे 19,127.5 का मेरे पास यहाँ पे गेन है। एकदम सिंपल, कोई भी दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंपल, एकदम सिंपल किया है यहाँ पे। लीज लाइबिलिटी को 50% से रिड्यूस करो और आरओयू को 50% से रिड्यूस करो। अब सिंपल अपने पास नेक्स्ट स्टेप क्या बचा है, अपने पास कंप्यूटेशन ऑफ रिवाइज लाइबिलिटी बचा है। तो यहाँ पे आ जाएगा कंप्यूटेशन रिवाइज्ड, रिवाइज नहीं बोल सकता, न्यू लीज लाइबिलिटी बोल देता हूँ, नहीं रिवाइज ही बोलता हूँ, रिवाइज लीज लाइबिलिटी बेस्ड ऑन मॉडिफाइड टर्म्स, ठीक है। तो कितना है मेरा लीज रेंटल बताओ, मेरा यहाँ पे लीज रेंटल हो जाएगा ₹35,000, बराबर है। क्वेश्चन में वही दिया है, मेरा लीज लाइबिलिटी हो जाएगा 35,000, राइट। जब 35,000 हो जाएगा मेरा इंक्रीमेंटल बोरिंग भी कम हो जाएगा। कितना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, मेरा इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट 6% हो गया है, तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट 6%, राइट। फिर उसके बाद मेरा टर्म कितना बचा है, टर्म मेरे पास यहाँ पे 5 ईयर्स का बचा है, ओके। तो मेरा यहाँ पे टर्म 5 ईयर्स का बचा है, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट 6% है और यहाँ पे इंक्रीमेंट ये है, तो मेरा रिवाइज्ड लीज का लाइबिलिटी आ जाएगा, तो 35,000 इंटू 6% के बेसिस में कंप्यूट करो 5 साल के लिए, 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 4,212, 35,000 इंटू 4.212, तो ये आ जाएगा 147,420, राइट। ये मेरा लीज रिवाइज लीज लाइबिलिटी आ गया। इसमें से लेस करो ओरिजिनल लीज लाइबिलिटी को, ओरिजिनल लीज लाइबिलिटी कितना था, ओरिजिनली अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे 239,555 था, 239,555, इसका 50% हमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो 239,555 का 50% कॉम्प्रोमाइज करने के बाद अपने पास बचता है 119,777.5। तो मेरा रिवाइज लीज लाइबिलिटी कितना आ जाएगा बताओ, मतलब इंक्रीज 420, तो मेरा इंक्रीज आ गया 27,640। और शिट, दिल आ रहा है यहाँ पे, कितना आ रहा है 27,642.50,
दिस इज माई इंक्रीज इन माई लीज लाइबिलिटी, राइट, एकदम सिंपल है, कोई डाउट है? यस, ये मेरा इंक्रीज है, ठीक है, ये इंक्रीज इन लीज लाइबिलिटी है। वो कैसे रिकग्नाइज करोगे? तो आर यू असेट अकाउंट डेबिट करोगे 27642.50 मेरा लीज लाइबिलिटी। अगर चाहो तो ना इसको क्या कर सकते हो, चाहो तो तुम यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, राउंड ऑफ कर सकते हो, 43 कर सकते हो, ठीक है, बीइंग ठीक है, ये मेरा जर्नल हो गया। सिंपल, एकदम सिंपल है। अगर तुम्हें क्वेश्चन दिखा दूं मैं मॉड्यूल का आंसर, ये रहा, दिस विल बी एडजस्टेड इन द रिफ्लेक्टिंग आरओयू, मतलब लीज लाइबिलिटी बढ़ेगा उसके साथ साथ में आरओयू भी बढ़ेगा। तो अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस निकालूं, मेरा क्लोजिंग बैलेंस है ऑफ लीज लाइबिलिटी एंड आरओयू ऑन 5th ईयर, या फिर मैं बोलूं balances of lease liability and ROU as on 6th year। तो कितना रहेगा मेरा लीज लाइबिलिटी, एल मतलब लीज लाइबिलिटी, अब समझ जाओ, लीज लाइबिलिटी का हो जाएगा 147420। ROU का कितना होगा बताओ? ROU का हमने यहाँ पे 1000650 प्लस 1000650, यस, प्लस क्या करोगे, प्लस 27642.50, ये प्लस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 10650 प्लस 27642.50, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा अमाउंट 12829.2.50। अच्छे से लिखो 12829.2.50, ये वाला जो है। अब इसको क्या करेंगे, इसको अमोर्टाइज करेंगे फॉर 5 years, फॉर 5 years अप टू क्या, @6%। और इसका क्या करेंगे सर, इसका हम क्या करेंगे, इसको हम डेप्रिशिएट करेंगे, डेप्रिशिएट फॉर 5 years ऑन SLM। सिंपल, अभी हैंडराइटिंग को ध्यान मत देना, बस तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं होता। रिडक्शन में क्या करेंगे, सिंपल है रिडक्शन वाला पार्ट, पहले स्पेस वाला चीजें करेंगे। अब दो स्पेस वाला चीज क्या था, स्पेस में रिडक्शन है तो प्रोपोर्शनेटली वो स्पेस का लीज लाइबिलिटी और आरयू असेट का रिडक्शन कर देंगे और रिवाइज लीज लाइबिलिटी कंप्यूट करेंगे। रिवाइज लीज लाइबिलिटी माइनस माय ओरिजिनल लीज लाइबिलिटी, जिसमें से 50% लेस होने के बाद, मतलब जो प्रोपोर्शनेट है वो लेस करने के बाद जितना भी आएगा उसको इंक्रीज या डिक्रीज करेक्टनेस कर देंगे। एकदम सिंपल है, यस सर, ये मेरा सिंपल हो गया। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना, मैंने वही स्टेप्स दिया है, 3 स्टेप, फिर कैलकुलेशन दिया है कि आरओयू और लीज लाइबिलिटी का कैलकुलेशन कैसा करना है। अगर सरेंडर कर रहे हो तो फिर सरेंडर के केस में लीज लाइबिलिटी आरओयू टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्या सर पूरा का बार, मतलब कभी भी देखो तो लीज लाइबिलिटी में गेन ही आएगा क्या अगर सरेंडर करे तो एज पर माई पीओवी वो गेन ही आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलवेज लीज लाइबिलिटी जो है, देखो आरओयू जो है ना बहुत फास्टर रेट से रिड्यूस होता है क्योंकि डेप्रिसिएशन उसके ऊपर एसएलएम बेसिस है। बट लीज लाइबिलिटी के केसेस में तुम क्या करते हो, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट या फिर इम्प्लिसिट रेट यूज करते हो फॉर अमोर्टाइजेशन, जिसमें से धीरे 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 कम होता है, राइट। तो फिर उसमें उसके लिए लीज लाइबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर, मतलब रिडक्शन होने के टाइम लीज लाइबिलिटी ज्यादा ही रहता है और आरओयू कम रहता है। बहुत रेयर केसेस में होगा कि आरओयू ज्यादा है और लीज लाइबिलिटी कम है, उस केस में सिंपल है ना यार, लॉस रिकॉग्नाइज कर लो, सिंपल। यस सर, इसमें एक और क्वेश्चन है यार, आ जाओ देखते हैं। होप सो यू आर गेटिंग, सिंपल वाला है, कुछ ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली चीज नहीं है इसमें।
34 हुआ, 35 भी हो गया अपना। 36 एक बार देख लो, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, एकदम इजी क्वेश्चन है, तो 36 देख लो, रीड करो। देखो, लेसी एंटर्स इनटू 10 ईयर लीज फॉर 5000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ऑफिस स्पेस। तो लेसी ने क्या किया, लेसी ने 10 साल के लिए ऑफिस स्पेस में आ गया, ऑफिस स्पेस में लीज में आ गया, 5000 स्क्वायर मीटर्स है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 में लेसी एंड लेसर एग्री टू अमेंड द ओरिजिनल लीज फॉर रिमेनिंग 5 years टू रिड्यूस द लीज पेमेंट्स फ्रॉम 1 lakh to 95,000 per year. The interest rate implicit in the lease contract, lease cannot be readily determinable. लेसीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट एट द कमेंसमेंट डेट 6% है, एंड लेसी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 इज 7%. तो फिर 6% कब है, कमेंसमेंट डेट में है, और उसके बाद मॉडिफिकेशन डेट में 7% है. एनुअल लीज पेमेंट्स आर पेएबल एट ईच ईयर एंड. हाउ शुड दिस सेट मॉडिफिकेशन अकाउंटेड फॉर. सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नॉर्मल लीज लाइबिलिटी कंप्यूट करना है, रिवाइज लीज लाइबिलिटी कंप्यूट करना है, और इसके बेसिस में रिकग्निशन करना है. ठीक है, चलो सोल्यूशन करें इसका. यहाँ पे क्या लीज पेमेंट चेंज हो रहा है क्या, नहीं सर. तो इनिशियली तुम इनिशियल मेजरमेंट कर सकते हो क्या, यस सर. तो कैसे कर सकते हैं, आ जाओ देखते हैं. पहला वाला चीज़ मेरा आ जाएगा इनिशियल रिकग्निशन. इनिशियल रिकग्निशन देखोगे तो मेरा यहाँ पे लीज रेंटल देख लो कितना है. मेरा लीज रेंटल कितना है यहाँ पे, 1 लाख पर ईयर है, तो ₹1 लाख. और टर्म कितना है लीज टर्म बताओ. मेरा लीज टर्म है यहाँ पे, लीज टर्म इज फॉर 10 years. यस सर. फिर उसके बाद मेरा इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट कितना है, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है 6% ना. देखो 6%. फिर उसके बाद अभी तो कंप्यूट कर ही सकते हो, क्या, ₹1 लाख. एन्युटी फैक्टर निकाल लो, 1.06 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.360. राइट, 1 लाख इंटू 7.360, तो यहाँ पे आ जाएगा ₹73600. अब यहाँ पे जैसे बोला था मैंने, एन्युटी फैक्टर से कंप्यूट करोगे तो मॉड्यूल से और मेरा थोड़ा सा अंतर रहेगा, ₹100 का. सेकेंड मेरा क्या है, मेरा मॉडिफिकेशन कब हो रहा बताओ. मेरा मॉडिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे एट द बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर. तो मेरा 6th ईयर तक मुझे क्या करना है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के बेसिस में, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन के बेसिस में कंप्यूट करना है लीज लायबिलिटी और आरओयू. तो क्या क्या आएगा बताओ. ईयर ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, पेमेंट्स, और मेरा यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस. बरोबर, राइट. चलो कितने साल तक करेंगे हम, 1 2 3 4 5 और 6th ईयर के बिगिनिंग. मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा बताओ. मेरा ओपनिंग बैलेंस है 7,36,000. इंटरेस्ट एट द रेट 6%. अच्छा, ऊपर हमने बनाया था ना, इसी को उठा देते ना 6% के बेसिस में, सेम ही तो था, कहा गया, यही है ना. 6% के बेसिस में कंप्यूट किया था 6th ईयर तक. अच्छा, 6th ईयर तक कंप्यूट किया था ना हमने. इसमें से एक चीज़ हटा देंगे ना, बस हो जाएगा. डुप्लीकेट. और टाइम सेविंग कैसा होता है, देखो ऐसा होता है टाइम सेविंग. एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते. आ जाना बाबा, कितना लिखे आज हमने. पहले इसको मुझे इरेज करना होगा ना. शिट शिट.
जस्ट गिव मी अ मिनट। आ क्यों नहीं रहा है ये? पहले इरेज कर लेता हूँ, फिर उसके बाद लेके आता हूँ। सिक्स परसेंट के बेसिस में दिस वॉज द टेबल। कॉपी इमेज, कॉपी कर लेते हैं, आता है कि देखते हैं कॉपी करने के बाद। पेस्ट क्यों नहीं हो रहा ये? ये देखो ओपनिंग टेबल आगे, देखो अमोर्टाइजेशन टेबल। सिंपल। अपने को कब तक करना है? अपने को करना है अप टू ईयर 6। तो मेरा यहाँ पे ये हटा देता हूँ मैं सिर्फ। सिंपल। यहाँ पे ईयर 6 तक मेरा इतना बैलेंस आ रहा है। अब ईयर 6 तक आने के बाद हम कंप्यूट कर लेंगे रिवाइज लाइबिलिटी। थर्ड मेरा क्या होगा? सॉरी, बी वाला पार्ट। बी वुड बी माई आरओयू का बैलेंस। आरओयू का ओपनिंग कितना है? आरओयू का ओपनिंग बैलेंस इज 73600, माइनस कर दिया मैंने डिप्रिसिएशन। तो कितने साल करना है? 5 साल करना है। तो 10 years into 5 years, तो 7,36,000 डिवाइडेड बाई 10 साल इंटू 5 साल, तो यह आ जाएगा सर 368,000। तो यह आ जाएगा 368,000। ठीक है, आरओ भी कंप्लीट कर लिया। फिर अभी आ जाएगा मेरा मॉडिफाइड टर्म्स के बेसिस में मुझे कंप्यूट करना है लीज लाइबिलिटी। मॉडिफाइड टर्म्स के बेसिस में अगर देखोगे तुम, तो लीज रेंटल्स कितना हो जाएगा? लीज रेंटल्स हो गए ₹95,000 का। बरोबर है? मानते हो? यस सर। मेरा इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7%, राइट। फिर उसके बाद मेरा लीज टर्म कितना है? लीज टर्म है 5 साल के लिए। तो कंप्यूट कर लो, ₹95,000 इंटू कितना आ जाएगा? 1.07 के बेसिस में 1 2 3 4 5, तो यह आ जाएगा 4.100। ठीक है, 4.100 आ गया। 95,000 इंटू 4.100, तो यह आ जाएगा ₹3895,000। सिंपल है। ये मेरा रिवाइज लीज लाइबिलिटी हो गया। ये हो गया मेरा रिवाइज्ड लीज लाइबिलिटी। बरोबर है? तो अब बताओ फोर्थ में कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ लीज लाइबिलिटी, राइट। मेरा यहाँ पे रिवाइज कितना है? रिवाइज लीज लाइबिलिटी रिवाइज है सर ₹3895,000। मेरा जो ओरिजिनल कितना था कैरिंग अमाउंट? मेरा ओरिजिनल लीज लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट कितना है? यहाँ पे है 421,225। 421,225। तो बताओ क्या यहाँ पे इंक्रीज है या डिक्रीज है? सर ऑब्वियसली डिक्रीज है ना। बरोबर, ऑब्वियसली डिक्रीज है। तो मेरा 421,225 माइनस 389,500, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा डिक्रीज इन लीज लाइबिलिटी। डिक्रीज इन लीज लाइबिलिटी कितना आएगा? डिक्रीज इन लीज लाइबिलिटी 31,725। सिंपल। तो डिक्रीज है तो डिक्रीज को रिकग्नाइज करो। कैसे रिकग्नाइज करेंगे? तो लीज लाइबिलिटी
अकाउंट डेबिट टू ROU अकाउंट 31,725 एंड यहाँ पे आएगा 31,725। सिंपल है, रिकग्नाइज कर लिया। फिर उसके बाद बैलेंस अपने पास बचेगा, तो यहाँ पे बैलेंसेस अगर लिखूँ मैं मेरा लीज लाइबिलिटी का, तो लीज लाइबिलिटी का आ जाएगा 38,9500 एंड मेरा ROU भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ROU का बैलेंस कितना है, यहाँ पे देखो ROU का बैलेंस है 3,68,000, 3,68,000 माइनस यहाँ पे कितना है 31,725 का रिडक्शन है, तो रिड्यूस कर लो 36,800, तो यहाँ पे मेरा ROU का बैलेंस इतना बचेगा। सिंपल, कोई डाउट? यस सर, कोई डाउट नहीं है, एकदम सिंपल है। अगर मॉड्यूल में आंसर देखोगे तो आई गेस राउंड अबाउट वही आएगा। 31,590 अपना कितना आया था 31,725। क्यों सर? क्योंकि मेरा इनिशियल मेजरमेंट में मैंने डायरेक्टली एनुअलिटी फैक्टर से किया है, और यहाँ पे मॉड्यूल ने क्या किया, मॉड्यूल ने ये टेबल बनाया। टेबल बनाना इज अ गुड थिंग, बट यहाँ पे टेबल बहुत लंबा टाइम जाता है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी करते हैं। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा नहीं बड़ा सा क्वेश्चन बचा है, जहाँ पे हम पढ़ेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों भी साथ में कैसा होगा वो पढ़ेंगे हम, मतलब दोनों साथ में होगा। तो मुझे फर्स्ट कौन सा एडजस्ट करना है, सब्सिक्वेंटली किसका एडजस्टमेंट करना है, और उसका मेथोडोलॉजी कैसा करना है वो सीखते हैं। आज हमने किया था इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज इन स्कोप किया था, फिर उसके बाद डिक्रीज इन स्कोप किया था, डिक्रीज इन स्कोप में एक स्पेस वाला पार्ट किया, फिर उसके बाद डिक्रीज इन कंसिडरेशन भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे डिक्रीज इन लीज टर्म अगर होगा तो वो कैसा करेंगे। देखो इंक्रीज वाला बहुत ही सिंपल है, सेम रीअसेसमेंट के टाइप ही करना है, बस डिक्रीज वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिक्रीज में कुछ अलग है। ओके, अपने वहां पे क्या निकाला, अगर स्कोप रहेगा, स्कोप में इन द सेंस स्पेस है, तो फिर उस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालें, तो